A 90-year-old woman and a 53-year-old man died in Kerala on Sunday as temperatures soared to 41.9 degrees Celsius, nearly 5.5 degrees Celsius above normal. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वार्न करते हैं कि 2024 भारत के लिए हॉटेस्ट समर होने वाले हैं। मई महीने तो जस्ट शुरू ही हुए हैं, अभी तो पूरा महीना बाकी है और जून भी आने वाले हैं, लेकिन अभी ही वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में सीवियर हीट वेव देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट इस हीट वेव के वजह से वेस्ट बंगाल के सभी स्कूल में अर्ली समर वेकेशन डिक्लेयर कर दिए गए हैं। वहाँ पर साउथ इंडिया के ऐसे कुछ जगह है जहाँ पर सुहाना मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन उस जगह जैसे ऊटी, माथेरान, बेंगलुरु में भी आजकल हीट वेव देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जगोआबाद, जहाँ के एवरेज टेम्परेचर होते हैं 50 डिग्री सेल्सियस और इसको दुनिया के हॉटेस्ट सिटी का दर्जा भी दिए गए हैं, आजकल उस जगह की टेम्परेचर 53 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर रहे हैं। 30 अप्रैल 2024 IMD की रिपोर्ट के अनुसार बहारागोड़ा एरिया ऑफ झारखंड को हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया का दर्जा दिया जाते हैं विद 47.1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा राजस्थान की श्रीगंगानगर जगह को जनरली हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया का दर्जा दिए जाते हैं, मेजरिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 50 डिग्री सेल्सियस। इनफैक्ट साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार ह्यूमन बॉडी 40 से 50 डिग्री तक के तापमान को सहन कर सकते हैं, लेकिन तापमान अगर उससे ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफी चैलेंजिंग बन जाते हैं। तो फिर आखिर क्यों भारत ऐसी भयानक गर्मी में जल रहे हैं? क्या बहुत जल्द दुनिया इंसान के लिए रहने लायक जगह नहीं रहेंगे? क्या है इसका सोल्यूशन? इस सब कुछ आज इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। इनफैक्ट साइंटिस्ट के माने तो फिर 1850 से लेकर हर 10 साल में दुनिया के टेम्परेचर 0.06 डिग्री सेल्सियस कर बढ़ रहे हैं। ये नंबर सुनने में काफी कम लग सकते हैं, लेकिन असली में इतना कम है नहीं। अराउंड 1760 पहले इन ग्रेट ब्रिटेन और बाद में अदर्स कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाते हैं और उस समय से फॉसिल फ्यूल बर्न करना, ग्रेटर क्वांटिटीज में मीथेन गैस को इमिट करना, मैक्सिमम नंबर पे जंगल का सफाई, इन सब की वजह से दुनिया के तापमान नेचुरल नंबर से एक झटके में इकाई ज्यादा बढ़ने लगते हैं। कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस में जनवरी 9, 2024 को पब्लिश हुए एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के एवरेज टेम्परेचर इन 2023 1.48 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाते हैं देन द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। मतलब जहां पर एवरेज टेम्परेचर हाइक था 0.06 डिग्री सेल्सियस, वो बढ़कर अब एवरेज 1.48 डिग्री सेल्सियस हो चुके हैं। इनफैक्ट सभी बड़े बड़े एजेंसीज के मुताबिक 2023 तो बस एक ट्रेलर था, 2024 इससे कई गुना ज्यादा वार्मर होने वाले हैं और सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़कर ये हॉटेस्ट ईयर बनने वाले हैं। जस्ट अभी अप्रैल खत्म करके मई शुरू ही हुए हैं, लेकिन अगर हमारी देश की बात करें तो फिर मिड अप्रैल से ही देश की कई जगह पर सीवियर हीट वेव का वार्निंग दिए जा रहे हैं। The Indian Meteorological Department has issued a red alert for many places in West Bengal and Odisha, and orange alert has been raised for South Himalayan West Bengal, Bihar and interior Karnataka। और ये वार्निंग सिर्फ हीट वेव की नहीं बल्कि सीवियर हीट वेव की है। 26 अप्रैल के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईस्टर्न इंडिया में अगले 2-3 दिन में 2 से लेकर 3 डिग्री तक की तापमात्रा बढ़ सकती है और यही इंक्रीज महाराष्ट्र और साउदर्न पेनिनसुला में अगले 5 दिन में देखा जा सकते हैं। बेंगलुरु शहर, जो कि इसके माइल्ड टेम्परेचर के लिए जाना जाता था, पिछले 50 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर इस बार 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। फास्ट में के एक रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट बंगाल के पानागढ़ जगह के तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वही कलाईकुंड्रा में ये 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि 10.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। और उसी दिन झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के बहारागोड़ा जगह पर यह तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुए हैं। मतलब 30 अप्रैल के रिपोर्ट के अनुसार जहां पर बहारागोड़ा थे हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, वही अगले ही दिन कलाईकुंद्रा बन जाते हैं हॉटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। टेम्परेचर को लेकर कंपटीशन काफी जोरदार से शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑन मार्च 18, 2024 कोलंबिया के 3 जगह पर रिकॉर्ड सेटिंग डे नाइट टेम्परेचर सामने आते हैं और ये 3 जगह की सिर्फ रात का ही टेम्परेचर है। नेइवा विथ 39.7 डिग्री, एराकुआ विथ 39 डिग्री सेल्सियस, इवागू विथ 35.4 डिग्री सेल्सियस और ये हॉटेस्ट नाइट इन हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीम मार्जिन के सभी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ठीक ऐसे ही ब्राजील के रियो दे जेनेरियो 17 मार्च 2024 को पिछले 10 साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ के एक्सट्रीम हीट वेव्स का सामना करते हैं। मार्च 18 को इस शहर के मैक्सिमम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड हुए हैं
और सरप्राइजिंगली ऑन जनवरी 25, 2024 को ही स्पेन हीट वेव्स का सामना करते हैं जो कि जनवरी महीने की पूरी यूरोपियन रिकॉर्ड को ब्रेक कर देते हैं। गौर करने पर ये देखा जाएगा कि मैक्सिमम हीट वेव्स इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर एक कोस्टल एरिया के नजदीक वाले जगह पर ज्यादा हो रहा है। लेकिन आखिर इसका वजह क्या है? 16th सेंचुरी के आसपास पेरू के फिशरमैन नोटिस करते हैं कि साल के दिसंबर महीने में, अगर स्पेसिफिकली कहे तो फिर क्रिसमस के आसपास समुद्र के पानी गर्म हो जाते थे और इस पेरू के लोग इसके नामकरण करते हैं एल नैनो दे नेविडेद, मतलब लिटिल क्राइस्ट चाइल्ड। लेकिन आगे चलकर देखा गया कि एक वेदर साइकिल की तरह काम करते हैं जहां पर नॉर्मल कंडीशन में वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका स्पेशली पेरू से गर्म ट्रेड विंड वेस्ट की तरफ यानी कि साउथ ईस्टर्न एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर जाते हैं, जिसके वजह से पेरू कोस्ट में टेम्परेचर काफी हद तक कम हो जाते हैं और हाई प्रेशर फॉर्म होते हैं और पेरू कोस्ट में डीप अपवेलिंग होते हैं, जिसके वजह से समुद्र की गहराई में रहे मछली, फाइटोप्लैंक्टन सब अपर लेवल पर चले आते हैं और इसके वजह से उस समय कंट्रीज लाइक पेरू, चिली में फिशिंग काफी हद तक बढ़ जाते हैं और काफी प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। लेकिन इस ट्रेड विंड के कारण साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया की कोस्टल एरिया की ठंडे पानी गर्म होकर लो प्रेशर फॉर्म करते हैं। लो प्रेशर फॉर्म होने के कारण वहां पर सरफेस वाटर काफी गर्म हो जाते हैं जो कि क्लाउड फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जो कि आगे जाकर मॉनसून को भी स्ट्रेंथन करते हैं। लेकिन एल नीनो में ये ठीक उल्टा होते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका से आ रहे ट्रेड विंड वीक हो जाते हैं, तब गर्म हो चुके एशिया पैसिफिक विंड पेरू की ओर जाने लगते हैं और इसके वजह से साउथ ईस्टर्न एशिया, ऑस्ट्रेलिया इस जगह पर गर्मी काफी हद तक बढ़ जाते हैं, मानसून को वीक कर देते हैं और इसके वजह से बारिश भी कम होने लगते हैं और ड्रॉट जैसे हालात देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट एक कोई रेगुलर साइकिल नहीं बल्कि 2 से 7 साल के बाद एल नीनो के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कब देखने को मिलेगा ये पहले से अंदाज करना काफी मुश्किल है। लास्ट 2015 में इस एल नीनो के वजह से भारत में 20% से भी कम बारिश हुए थे और इस साल भी भारत एल नीनो के सामने खड़े हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के माने तो भी इस एल नीनो के वजह से आने वाले कुछ दिन में देश की हालत और भी बिगड़ सकते हैं। इनफैक्ट IMD ने वार्न किया है कि इस मई महीने में देश की कई जगह पर हद से ज्यादा हीट वेव्स देखने को मिल सकते हैं और इसके चलते देश की कई जगह पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर जाएंगे। और इसके अलावा एक्सट्रीम डिफॉरेस्टेशन, एक्सट्रीम कार्बन इमिशन इस ग्लोबल टेम्परेचर को कई गुना बढ़ा रहे हैं और ये मैन मेड है। 22 अप्रैल 2016 में हुए पेरिस एग्रीमेंट में 195 कंट्रीज 2050 तक नेट जीरो के टारगेट लिए हैं। एग्रीमेंट के अनुसार अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज 1.5 डिग्री सेल्सियस में लिमिट करना जरूरी है और इसके लिए 45% कट ऑन कार्बन इमिशन और 2050 आते आते कंप्लीट नेट जीरो इमिशन की ओर सबको बढ़ना पड़ेगा। It's been 6 years since the landmark Paris Agreement when almost 200 countries agreed to combat rising temperatures and the scorecard is bad. The group of 20s यानी कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, the United Kingdom, the United States and the European Union are responsible for about 76% of global greenhouse gas emission. जहां पर least developed countries account for about 3.8% of global emissions, while small island developing states contribute less than 1%. सो इस हाई टाइम की हम सभी लोगों को एनर्जी सेविंग की ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और फॉसिल फ्यूल बर्निंग से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ज्यादा झुकना पड़ेगा। COP26 में इंडिया 2070 का टारगेट लिए है फॉर अचीविंग नेट जीरो कार्बन, लेकिन इसके लिए देश के बिगेस्ट सेक्टर्स लाइक पावर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को करंट मेथड से लो कार्बन टेक्नोलॉजीज में शिफ्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सोलर एंड विंड इंस्टॉलेशन विल नीड टू ग्रो 70 टाइम्स फ्रॉम करंट लेवल्स to reach 7,700 gigawatts to achieve net zero by 2070 और साथ ही साथ 114 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी जोर देना पड़ेगा। One way to produce hydrogen is through electrolysis or the generation of hydrogen from water. When the energy used to power electrolysis comes from renewable sources like wind, water or solar, it is called green hydrogen. In this case, the solar energy is used to power electrolysis or in other words to produce hydrogen from water. इस कंडीशन में ट्रीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एब्जॉर्बिंग कार्बन फ्रॉम एयर। But according to Global Forest Watch, India lost 3,71,000 hectares of primary forest cover and 20 lakh hectares of tree cover between 2002 and 2021. India's National Forest Policy 1988 के मुताबिक देश की 1/3 हिस्से फॉरेस्ट और ट्री से कवर रहना पड़ेगा, लेकिन ये फिगर राइट नाउ सिर्फ 24% में ही रुक गए हैं।
सो आशा करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि खतरे के घंटे कितने जोर जोर से बज रहे हैं। समय काफी कम है और गवर्नमेंट के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए और कार्बन इमिशन जितना हो सके कम करना शुरू कर दीजिए। तो आज के वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। जादव जी ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे करीब 4 करोड़ पेड़ लगाकर 550 हेक्टेयर में फैला एक जंगल ही खड़ा कर दिया।